तो स्टूडेंट्स, हमारा जो 8वां अध्याय है वो चल रहा था, जिसको हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। शुरू किया था हमने अध्याय 8। नाम क्या था? आनुवांशिकता। क्या नाम था? आनुवांशिकता। और जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जेनेटिक्स भी बोलते हैं। तो इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कि पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था कि जो आनुवांशिकता होती है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? आनुवांशिकता। उसके अंदर माता पिता के लक्षण संतानों में स्थानांतरित हो रहे थे। उसके अलावा हमने देखा था कि आनुवांशिकता का जनक है वो मेंडल को कहा जाता है, ग्रिगोर जोहन मेंडल, जिसने मटर के पौधे पर काम किया। 7 जोड़ी लक्षणों को लिया, 7 जोड़ी विप्रयासी लक्षणों को लिया और आनुवांशिकता के नियम प्रतिपादित किए। उन्होंने विज्ञान और गणित आधारित रास्ता अपनाया था। और उसके अलावा 3 भाग बताए थे मैंने, जीन, डीएनए और गुणसूत्र। जीन को आनुवांशिक इकाई कहते हैं, डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं और गुणसूत्र को आनुवांशिक वाहक कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि जो मेंडल है इसने 3 नियम दिए थे। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। जो प्रभाविता का नियम है उसमें क्या बताया गया कि माता पिता से जो लक्षण अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं वो लक्षण प्रभावी है और जो आगे प्रकट नहीं होता है वो अप्रभावी है। दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम, कि जो भी लक्षण है, जो भी जीन है वो मिक्स नहीं होते हैं, अपना पृथक पृथक अस्तित्व बनाए रखते हैं। तीसरा नियम था स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, कि लक्षण किसी न किसी पीढ़ी में अपना स्वतंत्र अस्तित्व है वो प्रकट करते हैं। किसी न किसी पीढ़ी के अंदर स्वपरागण कराने पर वो क्या करते हैं? प्रकट हो जाते हैं। जैसा हमने देखा था कि F1 पीढ़ी के अंदर केवल लंबापन का लक्षण प्रकट हुआ था। उसमें बाहरी संरचना में जो संरचना थी वो सभी लंबे पौधे थे, तो सभी लंबे पौधे थे। फिर हमने F2 पीढ़ी देखे थे जिसमें 3 पौधे थे, वो लंबे थे, एक पौधा बौना था क्योंकि स्वपरागण कराया था उन खुद ही संतति के अंदर। तो जो अनुपात आया था वो आया था 3:1। लक्षण प्रारूप अनुपात था 3:1 और जीन प्रारूप अनुपात था 1:2:1। ठीक है। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि उस टाइम मेंडल ने सिर्फ एक ही लक्षण को लिया था, लंबा या बौना। अब हम 2 लक्षणों को लेकर मेंडल ने अध्ययन किया, तो क्या निष्कर्ष निकाला उसको देखते हैं। कि उसने एक तो गोल बीज लिए और एक झुर्रीदार बीज लिए, एक पीले बीज लिए और एक हरे बीज लिए। उसने देखा कि उनमें से कौन सा लक्षण प्रभावी है वो आगे प्रकट हो जाएगा और जो प्रभावी नहीं है वो आगे प्रकट नहीं होगा। तो इसको हम देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर मेंडल ने आगे आपके पेज नंबर आप 144 निकाल लेंगे बुक के अंदर, जो आपके 8वां चैप्टर है आनुवंशिकता, उसके अंदर 144 नंबर पेज पे देखिए आपको कुछ पीले और हरे रंग की संरचना दिख रही है। पीले रंग के जो बीज लिए थे उसने वो लिए थे गोल और हरे बीज, और जो हरे रंग का दिख रहा है वो है गोल और हरे बीज, जो पीले रंग का दिख रहा है वो है झुर्रीदार और पीले बीज। यानी मेंडल ने अब 2 लक्षणों को लिया। कौन कौन से 2 लक्षण? एक तो रंग लिया पीला और हरा, किसका? बीजों का, यानी बीज का रंग। और दूसरा लिया था बीज का आकार। बीज का आकार, आकार एक तो लिया था गोल और दूसरा लिया था झुर्रीदार, यानी थोड़ा सा पिचका हुआ। झुर्रियां थी उसके अंदर, बिल्कुल प्लेन है वो नहीं था। अब इसके अंदर आगे हम देखेंगे ना, तो ये जो पीला रंग है ये प्रभावी होगा और गोल रंग है वो प्रभावी होगा। यानी मेंडल के पीले रंग के लिए रखेगा कैपिटल वाई और गोल हरे रंग के लिए रखेगा स्मॉल वाई। गोल के लिए रखेगा कैपिटल आर और झुर्रीदार के लिए रखेगा स्मॉल आर। इनमें से आगे जो बीज प्राप्त होंगे वो कैसे प्राप्त होंगे? गोल और पीले, क्योंकि उसके अंदर हरे और झुर्रीदार जो बीज है वो अप्रभावी है। गोल और पीले है वो कैसे रहेंगे? प्रभावी रहेंगे। तो जैसे देखिए इसने लिया वाई वाई आर आर, वाई वाई आर आर। अब इनसे 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल आर और इससे बनेगा स्मॉल वाई कैपिटल आर। अब मेंडल क्या करेगा? इनके अंदर स्वपरागण कराएगा या निषेचन भी बोल सकते हो इसको आप।
ठीक है। अब निषेचन करने से एक हम टेबल बनाएंगे जिसके अंदर 16 प्रकार के युग्मक बनेंगे। तो आप एक बार इसको नोट कीजिए, फिर हम टेबल बनाते हैं। तो हम क्या नाम दे देंगे, इन्हें हम नाम दे देंगे पीले झुर्रीदार बीज, पीले झुर्रीदार बीज, क्योंकि कैपिटल वाई पीले का प्रतीक है और स्मॉल आर झुर्रीदार का प्रतीक है। ये कैसे होंगे, ये होंगे गोल और हरे बीज, गोल और हरे बीज, क्योंकि गोल के लिए क्या है, कैपिटल आर, ठीक है, और स्मॉल वाई किसके लिए, हरे के लिए, तो ये गोल हरे बीज हो गए। कैपिटल वाई पीले के लिए और स्मॉल आर है वो झुर्रीदार के लिए, तो ये हो गए पीले और झुर्रीदार बीज। फ्रेंड्स इसके अंदर हम एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, अब हम युग्मक कैसे चयन करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। कैपिटल आर किसका प्रतीक है, गोल का, ये झुर्रीदार का। अब इसके साथ एक बार कैपिटल वाला वाई, एक बार स्मॉल वाला वाई, इसके साथ भी कैपिटल वाला वाई और स्मॉल वाला वाई, ये 4 युग्मक बन गए। 4 इधर बनाएंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल आर और स्मॉल वाई। कैपिटल आर कैपिटल वाई मतलब ये बीज कैसे हैं, ये है गोल पीले बीज। कैपिटल आर स्मॉल वाई यानी गोल और हरे बीज। स्मॉल आर कैपिटल वाई यानी ये हो गए झुर्रीदार और पीले बीज। स्मॉल आर स्मॉल वाई यानी झुर्रीदार और हरे बीज। उसी प्रकार इनका भी नाम ऐसे ही होगा, गोल पीले, गोल हरे, झुर्रीदार पीले और झुर्रीदार हरे। अब इनका और इनका संयोजन करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, यानी ये कैसे बीज बन गए, गोल और पीले। ये हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उसी प्रकार ये हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर इसको इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर ये चौथे के साथ कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर इसको इन चारों के साथ बारी बारी कैपिटल आर कैपिटल वाई। ये हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये हो गया स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये हो गया स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये हो गया स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये हो गया स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, अब हम युग्मक देखते हैं कौन कौन से बने हैं। अब 4 प्रकार के बीज बनेंगे, गोल पीले, गोल हरे, झुर्रीदार पीले और झुर्रीदार हरे। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं गोल पीले बीज कौन से बने। गोल यानी कैपिटल आर
कैपिटल आर, झुर्रीदार यानी स्मॉल आर, और पीले यानी कैपिटल वाई, हरे यानी स्मॉल वाई, पीले कैपिटल वाई, हरे यानी स्मॉल वाई। इन युग्मकों को हम देखेंगे तो देखिए गोल पीले कितने हैं, जिसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई हो, वो कौन से होंगे गोल पीले। एक तो ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8 और एक ये हो गया 9। ये गोल पीले बीज वाले कितने बन गए 9। फिर हम देखेंगे गोल हरे, गोल हरे यानी कैपिटल आर और स्मॉल वाई हो, सिर्फ कैपिटल आर और स्मॉल वाई। 1, ये 2, ये 3, ये कितने हो गए 3। फिर हम देखेंगे झुर्रीदार और पीले, स्मॉल वार और कैपिटल वाई हो, स्मॉल आर और कैपिटल वाई। तो स्मॉल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल आर और कैपिटल वाई कितने हो गए 3। और एक बचा जिसमें स्मॉल आर और स्मॉल वाई वाला युग्मक बना, वो कितना हो गया 1। तो ये अनुपात कितना हुआ 9:3:3:1। ये मेंडल के द्विसंकर संकरण का अनुपात है। याद रखना है आपको कि जब मेंडल ने 2 लक्षणों को लेकर अध्ययन किया, जिसमें गोल बीज और हरे बीज, गोल बीज और पीले बीज, हरे बीज और झुर्रीदार बीज, इन दोनों लक्षणों को लेकर जब उसने अध्ययन किया तो अनुपात क्या निकला 9:3:3:1। यानी जो 16 पौधे प्राप्त हुए उनमें से 9 गोल पीले वाले थे, 3 गोल हरे वाले थे, 3 झुर्रीदार पीले वाले थे और एक वाला झुर्रीदार हरे वाला था। ठीक है, नोट कीजिए इसको। तो इनको पढ़ लिया, बुक के अंदर भी आपके इसी की भाषा लिखी हुई है, पहले आप इसको समझोगे तो आपको बुक वाली भाषा है वो आसानी से समझ में आ जाएगी। अब हम अगला लास्ट पॉइंट है वो देखते हैं, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। इस चैप्टर का जो अंतिम पार्ट बचता है वो है मनुष्य में लिंग निर्धारण। मनुष्य में लिंग निर्धारण। देखिए स्टूडेंट्स, मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, यानी 23 जोड़े के अंदर रहते हैं मनुष्य में गुणसूत्र। 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र, यानी एक जोड़ी में 2 गुणसूत्र। अब गुणसूत्र पुरुष और महिला में अलग अलग होंगे। देखिए पुरुष और महिला में 22 जोड़ी गुणसूत्र तो एक जैसे होंगे, जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र है वो अलग होगा। तो 22 प्लस पुरुष के अंदर होता है XY और महिला के अंदर होता है XX, यानी महिला हमेशा अपने युग्मकों के द्वारा X गुणसूत्र का ही संयोजन करती है। उसके सारे अंडाणुओं में कैसे क्रोमोसोम होंगे X होंगे, 100% में X होंगे, जबकि पुरुष के 50% शुक्राणुओं में X गुणसूत्र होते हैं और 50% गुणसूत्रों में 50% शुक्राणुओं में Y गुणसूत्र होते हैं। अगर पुरुष महिला के X के साथ अपना X गुणसूत्र संयोजित करेगा तो लड़की होगी। अगर पुरुष
महिला के एक्स गुणसूत्र के साथ अपना वाई गुणसूत्र संयोजित करेगा तो लड़का होगा। यानी लड़का या लड़की होने का निर्धारण पिता के द्वारा होता है, ना कि माता के द्वारा। यानी एक्स, महिला का एक्स और पुरुष का एक्स मिलेगा तो क्या बनेगी? लड़की। अगर महिला का एक्स और पुरुष का वाई मिलेगा तो क्या बनेगा? लड़का। बस आपको बिल्कुल इतना इजी वे में समझ रहना है, और फिर जो किताब की भाषा है उसको आप पढ़ सकते हो। और इसके साथ ही आपका जो ये आनुवंशिकता वाला बिल्कुल छोटा सा इजी सा चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। फिर भी स्टूडेंट बोलती हूँ, इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर लीजिए, और आपके ये क्लासेस के अंदर जितना ज्यादा आप ले सकते हो फायदा, उतना फायदा उठाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी शुभकामना के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।